ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होगा सीक्वल एंड मायस्क्यूएल, राइट। जब हम पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एकदम क्लोजिंग पे आ जाते हैं, उप्स, जैसे कि हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में मैंने कोई भी क्वेश्चंस लिखा, राइट, इन क्वेश्चंस को अगर मैं आपको एक्सेस देना चाहूँ तो ये मुझे फाइल देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन क्या हो कि ये सारे फाइल एक जगह स्टोर हो, ये सारे वेरिएबल्स एक जगह स्टोर हो। जैसे मैंने नेम्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर अमन, करण, रवि, ये मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया, राइट, एंड प्रिंट मैंने कर लिया नेम्स को। क्या ये आप एक्सेस कर सकते हो कंपनी में जब आप काम करोगे? इस जुपिटर नोटबुक में नेम्स डिक्लेयर हुआ है, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि ये एक डेटा मेरा सेंट्रलाइज डेटाबेस में होना चाहिए, सेंट्रलाइज सर्वर में होना चाहिए, सो दैट जो अलाउ है उसके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, राइट। तो अभी तक हम जो डेटा डिक्लेयर कर रहे थे वो एक बेसिक डिक्लेरेशन था, उसका जो डिक्लेरेशन का एक्सेसिबिलिटी था वो जस्ट उस फाइल्स तक था, उससे आगे वो एक्सेसिबल नहीं था। इनफैक्ट ये फाइल अगर अगर मैं दूसरा भी नोटबुक ओपन करूं, वहां पर मैं नेम्स प्रिंट करूं तो वो वहां पर भी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज ये इसी जुपिटर नोटबुक में एक्सेसिबल है। तो इसीलिए इन सारे डेटा को अलग अलग जगह ना रख करके हमें एक जगह रिक्वायरमेंट इनको रखने की पड़ी, और इसलिए हमने उस टॉपिक का नाम दे दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि हम अपने डेटा को इस तरीके से रखेंगे सो दैट जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम उस डेटा को कॉल कर सकते हैं। उस डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ा तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक डेटा और दूसरे डेटा को ज्वाइन करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। यानी अपने डेटा की रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकता हूं अगर मेरे पास डेटा रखा हुआ है तो, ठीक है। डेटा को हमने एक कंटेनर का नाम दिया, एक टेबल का नाम दिया, और मेरे पास एक से ज्यादा टेबल्स हो सकते हैं। तो उस टेबल्स को मुझे एक जगह स्टोर करना होगा, तो उसको एक मैंने टर्म दिया, उसका नाम था डेटाबेस। डेटाबेस मींस एक कंप्लीट कंटेनर जहां पर आप एक से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइक अ टेबल, जिसमें आप जस्ट रॉ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस रॉ इंफॉर्मेशन के मल्टीपल टेबल्स हैं, तो आपको एक कंटेनर चाहिए जहां पर आप उन सारे टेबल को स्टोर कर सके, और उस कंटेनर को हमने क्या नाम दिया? डेटाबेस नाम दिया। वो सॉफ्टवेयर जो उस डेटाबेस को मैनेज करने में मुझे हेल्प करे, उस डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में, अभी मैं टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, और उस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हैं। इस टेबल को रखना, इस टेबल को हटाना, इस टेबल को डुप्लीकेट करना, इस टेबल का कॉपी क्रिएट करना, ये सब काम मैं डेटाबेस के अंदर उस टेबल के साथ कर रहा हूँ। एक ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है मुझे जो मैं जिससे मैं डेटाबेस को मैनेज कर सकूं। इसलिए यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पर्टिकुलरली मेरा एक एनवायरनमेंट है, एक टूल है, जिसके हेल्प पे मैं अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकता हूँ। जिस तरीके से मैं पाइथन का कोडिंग लैंग्वेज राइट करके, पाइथन के कोड्स राइट करके मैं बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, सेम एज इट इज वो जो डेटा है, वो डेटा मेरा पाइथन के लैंग्वेज को नहीं समझता। उस डेटा से मैनिपुलेट करने के लिए या डेटा को कम्युनिकेट कराने के लिए, डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग ही लैंग्वेज डिजाइन की गई, जो वन एंड ओनली जिसका पर्पस है उस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना। तो यानी वो हमें उस लैंग्वेज को समझना था जो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को, उस डेटाबेस को समझाए, और हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो मुझे रिटर्न करके दे। तो बीच में एक मुझे ऐसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर वो लैंग्वेज आ जाता है मेरा एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है? एक व्यू क्लियर हो रहा है कि कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है मुझे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक मेरा सीक्वल लैंग्वेज है, एस डब्ल्यू क्यू, इसी के बेसिस पे सीक्वल को यहाँ पर प्रोनाउंस किया गया, लेकिन इसे एसक्यूएल बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टेबल स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस के अंदर में, वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर डेटा मेरा, मुझे यही नहीं पता रो किधर है, कॉलम किधर है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर वेल स्ट्रक्चर्ड है, यानी टेबुलर फॉर्मेट में है, तो वो एक मेरा स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ। स्ट्रक्चर डेटा में डेटा आगे पीछे हो कोई इश्यू नहीं है, कॉलम लेफ्ट में ना हो करके कॉलम तीन चार आगे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेरे पास डेटा है, अगर डेट का कॉलम है तो उसमें इन जनरली डेट है मेरे पास, मिक्स डेटा हो सकता है, उससे मैं करेक्ट कर सकता हूँ। सो इस स्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी करने के लिए एक मुझे लैंग्वेज की जरूरत है, राइट। इस स्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, इसलिए मेरा एक डोमेन निकल के आ जाता है एसक्यूएल डोमेन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का डोमेन। अब आपको पता है इस डेटा को क्वेरी करने के लैंग्वेज एक नहीं हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकते हैं। तो मार्केट में अलग अलग प्लेयर्स आए जिन्होंने अलग अलग टूल्स बनाए,
लेकिन वो सारे टूल एक ही बिहेवियर पे वर्क करते थे, एक ही लैंग्वेज पे वर्क करते थे, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, एक आईएसओ को फॉलो करने वाली लैंग्वेज, वो बनी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो बेसिक मैथमेटिक्स से डिराइव है। आप अगर टूल बनाओगे तो भी उसी लैंग्वेज को यूज करोगे, 95% वही लैंग्वेज यूज होना चाहिए। आपका टूल भले ही अलग हो, जैसे कि कोई गाड़ी है, टोयोटा बना रही है, इंजन का कॉन्सेप्ट वही है, वही पेट्रोल जाएगा, वही फ्यूल इंजेक्ट होगा, वही फ्यूल बर्न होगा, वही सिलेंडर्स होंगे, वही आपके जो भी होते हैं गियर्स वेयर्स, वैसे ही आपका ट्रांसमिशन होगा, राइट। चाहे फरारी की गाड़ी ले लो, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, पेट्रोल ना करके डीजल हो जाएगा, डीजल ना करके कोई और फ्यूल हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा वही है। अगर किसी को टोयोटा का इंजन खोल के ऑपरेट करना आता है तो क्या वो मना करेगा कि मैं मारुति के इंजन पे काम नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। तो सेम एज इट इज जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, वो बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट का जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जिसे नाम दिया गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि टूल्स, वो सब के सब टूल्स इसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। कोई ज्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है, किसी में लिखने का तरीका अलग है, किसी में गियर इस तरह से लगते हैं, किसी में गियर इस तरफ से लग जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील कहीं पर राइट साइड हो जाता है, कहीं पर लेफ्ट साइड हो जाता है, यानी लिखने का क्वेरी अलग हो सकता है, सिंटेक्स अलग हो सकता है, लेकिन बिहेवियर एक ही रहेगा। इसको ड्राइविंग आती है, वो ये भी चला सकता है और वो भी चला सकता है, थोड़ा सा बस स्किल एडजस्ट करना होगा उसे, राइट। एक ओवरव्यू एक मिल गया होगा आपको कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई प्रॉब्लम्स क्या थे एक्सेल में, डेटा तो वहां भी स्टोर हो रहा था, सीक्वल पे हम क्यों शिफ्ट हुए, ठीक है, किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, डेटाबेस में हमें सीक्वल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, राइट, और एक्सेल के क्या प्रोज आपके पॉजिटिव्स थे, नेगेटिव्स थे, जिसके बेसिस पे हमें सीक्वल पे शिफ्ट होना पड़ा, राइट। हाँ, अभी आपको पाइथन का यूज नहीं समझ में आ रहा होगा, बिकॉज अभी हमारा वन एंड ओनली इस हफ्ते का पर्पस है कि हम सीक्वल को चलाना सीखेंगे, सीक्वल राइट करना सीखेंगे, डेटाबेस को कंट्रोल करना सीखेंगे। पाइथन तब आएगा कि अब मैं पाइथन के कोड के हेल्प से सीक्वल ऑपरेट करूं, और सीक्वल ऑपरेट करेगा जाकर के डेटाबेस को, यानी मुझे पाइथन के थ्रू सीक्वल चलाना आना चाहिए और उस सीक्वल के थ्रू डेटाबेस चलेगा। मतलब बीच के चीज को पहले सीखना है ना, पाइथन सीख चुके हैं, सीक्वल समझना है, डेटाबेस समझ में आ जाएगा। इसीलिए अपकमिंग क्लासेस हमारी सीक्वल पे चलेगी, पूरी 3 से 4 क्लासेस हम सीक्वल पे देखेंगे, फिर पाइथन के साथ कनेक्टिविटी पे देखेंगे। सीक्वल ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डायनामिक लैंग्वेज है जिसका मेन पर्पस ही है कि जो भी आपके पास टेबल है उनको स्टोर करना, ये लैंग्वेज हेल्प करेगा स्टोर करने में, उस डेटा को मैनिपुलेट करना। अगर डेटा स्टोर कर दिया है, आप मेरे से, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं, आप अगर वेल नोन है इस इस एरिया से, इस एनवायरमेंट से, तो कोई भी बंदा आकर के बोले, जैसे एक लाइब्रेरियन होता है कि भाई मुझे वो बुक चाहिए, वो पिक करके दे देगा आपको, राइट, बिकॉज वो उस एनवायरमेंट से वेल नोन है, राइट, यूज टू है। सेम एज इट इज, मैं अगर डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूं तो डेटा मेरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वही लाइब्रेरी मान लेते हैं कि बुक्स इधर उधर गिर गई हैं, अब उस लाइब्रेरियन को ही नहीं पता है कौन से बुक्स कहाँ पर है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा मेरा। जैसे कि दरियागंज के बुक्स होते हैं, दरियागंज में जाओगे, बुक्स के एक अलग स्टॉल होते हैं जो रोड साइड होते हैं, और एक अलग होते हैं जो प्रॉपर स्टोर्स होते हैं। रोड साइड वाले में आपको कि भैया ये बुक है क्या, वो कहेगा मुझे नहीं पता, वो देख लो बंडल्स रखे हो, उनमें मिल गई तो ठीक, नहीं 50 रुपए किलो है, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात। लेकिन जो स्टोर है उसके पास राइटर पूछोगे, पब्लिशर पूछोगे, प्राइस पूछोगे, पेपर बैक पूछोगे, हार्ड कवर पूछोगे, विद डिटेल आपको एनालिसिस मिलेगा। यही फर्क होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को डिटेल वे में राइट करने से, डिटेल डेटा आपके सामने आ जाता है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारा पर्पस ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करना, और उस स्ट्रक्चर्ड में सीक्वल के लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा सामने लेकर के आना। एक डेटा दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है, इसलिए मेरा रिलेशनल डेटाबेस होता है। जैसे कि मेरे पास 2 टेबल है, एक टेबल में मैंने कस्टमर का डिटेल रख दिया, कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरे टेबल में मैंने रख दिया कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। उन दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम है, उसका नाम है कस्टमर आईडी, और इधर है कस्टमर आईडी। आपको नहीं लगता कि अगर कस्टमर आईडी लेफ्ट टेबल में भी है, कस्टमर आईडी राइट टेबल में भी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी ने कौन सा प्रोडक्ट बाय किया, तो वो इजिली फेच किया जा सकता है, यस या नो? बिकॉज एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम, उस कॉमन कॉलम को नाम दे दिया जाता है प्राइमरी की कॉलम।
बिकॉज वो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। एक प्राइमरी की कॉलम किसी टेबल में होना ही होना चाहिए, बिकॉज एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट कर सकता है, सो दैट मेरा डेटाबेस भी रिलेट कर सके, इसीलिए हमारा रिलेशनल डेटाबेस का टर्म आ जाता है। तो मार्केट में अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, मींस आरडीबीएमएस बोला जाता है उनको। क्यों? क्योंकि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से रिलेटेड है, राइट? तो वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इंडिया में सीखो, अमेरिका में यूज करो, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है? लिखने का तरीका सेम है, राइट? अब डेटाबेसेस मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, बस कुछ थ्योरेटिकल है, इसे गो थ्रू कर लो। एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं जो स्टोर्ड होगा विद इन अ कंप्यूटर। भाई कहीं बैग में थोड़ी ना स्टोर होगा डेटा आपका, वो तो एक रॉ मटेरियल डेटा हो गया, वो रॉ फॉर्मेट में हो गया। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ही डेटा मेरा स्टोर होगा, और मोस्ट कॉमन जो भी आप डेटा स्टोर करोगे वो सीरीज ऑफ रोज एंड सीरीज ऑफ कॉलम्स में होगा। भाई रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, इसलिए उनको नाम दे दिया जाता है सीरीज ऑफ टेबल्स। उससे आप क्या कर सकते हैं? डेटाबेस में टेबल स्टोर करने से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डेटा चाहिए वो गेट कर सकते हैं। आपने एक फोल्डर बना लिया, ऑल फाइनेंशियल डेटा, ऑल ईयर फाइनेंशियल डेटा। आपसे मैनेजर बोल रहा है कि मुझे 2022 का मुझे फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, तो उस फोल्डर के अंदर आप 22 के फोल्डर में जाकर के जितने एक्सेल शीट हैं सब मैनेजर को दे दोगे, बिकॉज फॉर्मेट आपने फोल्डर वाइज रखा तो डेटा रिट्रीवल इजी था। सेम एज इट इज यहाँ पर डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि डेटा रिट्रीवल बहुत इजी हो जाता है। बस वहां पर माउस क्लिक के थ्रू था और यहाँ पर उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, बस ये फर्क है। अगर माउस क्लिक अप्रोच होता तो इन लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं थी, यस या नो? जैसे एक्सेल आप माउस क्लिक तब तक है जब तक आप फॉर्मूला नहीं राइट करते, लेकिन एक लेवल पे फॉर्मूला राइट करना पड़ता है, वो भी एक अपने आप में लैंग्वेज है, राइट? फॉर्मूला लैंग्वेज। तो आप जो भी टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं पर्टिकुलरली उसका एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन स्टोर है तो वो क्या क्या डेटा डेटाबेस में स्टोर कर सकती है। डेटाबेस एक बड़ा कंटेनर जिसमें सब डेटा है और इंडिविजुअल डेटा एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। एक डेटा क्या हो सकता है मेरा? कस्टमर डेटा, मीन्स कस्टमर का टेबल। कस्टमर के टेबल में क्या हो सकता है? उसका नाम, उसका एड्रेस, एक्सेट्रा, एनीथिंग। सेम एज इट इज कंपनी के पास प्रोडक्ट्स का डेटा हो सकता है, उनका बिजनेसेस का क्या सिनेरियो चल रहा है वो डेटा हो सकता है। इनफैक्ट मार्केट कॉम्पिटिटर्स का क्या हिसाब किताब है, भाई वेदर सिनेरियो क्या है, सीजनल चेंजेस आ जाते हैं, मुझे प्रोडक्ट बदलने पड़ जाते हैं। वोल्टास का कोई एसी सर्दी में बाय करने जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो उन्हें सीजनल चेंजेस भी देखने पड़ेंगे ना, तो उनको मार्केट डेटा या कॉम्पिटेटिव डेटा भी रखना पड़ेगा। उनके पास सब एनालिसिस है, यस या नो? ठीक है। अब डेटाबेस कैसा दिखता है, यहाँ इमेजेस नहीं लगा है, यहाँ पर मैं अभी शो करूंगा किस तरीके से दिखता है। अब डीबीएमएस होता क्या है, अभी बताया मैंने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक कुछ नहीं है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ये रहा आपका लेफ्ट साइड में रखा हुआ डेटाबेस, और डेटाबेस में आपने देखिए स्टैक लगे हुए हैं, 1 2 3 4 इंडिविजुअल स्टैक इंडिविजुअल डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेटाबेस का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है आपके बजट का, आपके जेब का। जितना आप जेब ढीला करोगे उतना ज्यादा डेटाबेस बाय किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोग को लीड्स बाय करने होते हैं, उस लीड्स का क्या कोई लिमिट है क्या? नहीं, जितना पैसा कंपनी खर्च करेगी, एक्सपेंस करेगी, उतना लीड्स उन्हें मिलेगा, राइट? तो सेम एज इट इज डेटाबेस का कोई लिमिट नहीं है, राइट? ये रहा आपका डेटाबेस। मान लेते हैं ये एक डेटाबेस है नेटफ्लिक्स कंपनी का, उस तो उनके डेटाबेस में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा? सारे मूवीज होंगे, सारे वेब सीरीज होंगे, अलग अलग जॉनर के वेब सीरीज होंगे, राइट? अलग अलग एज जनरेशन के अकॉर्डिंग वेब सीरीज होंगे, राइट? और यहाँ पर ये मेरा क्या है? एप्लीकेशन बना हुआ है, टूल बना हुआ है। आप लॉग इन करते हैं नेटफ्लिक्स, आपने प्रीमियम ले रखा है तो आपको प्रीमियम कंटेंट दिखाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो प्रीमियम कंटेंट व्यू कर सकते हो। मैंने लॉग इन नहीं किया है, मेरे पे अकाउंट नहीं है, तो मुझे तो दिखाएगा ही नहीं, पहले बोलेगा क्रिएट करो। चलो क्रिएट कर लिया, लॉग इन किया, तो प्रीमियम कंटेंट में वॉच नहीं कर सकता। मैं हूं यूजर 1, आप है यूजर 2, सेम डेटा से डेटा आ रहा है, सेम डेटाबेस से डेटा आ रहा है, लेकिन आपको प्रीमियम कंटेंट दिखाया जा रहा है, मुझे प्रीमियम कंटेंट नहीं दिखाया जा रहा है, बिकॉज बीच में मैनेज करने का काम ये कर रहा है। इसको पता है कि इस यूजर के पास एक्सेस है, इसीलिए डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जा रही है। एपीआई मतलब रिक्वेस्ट करना, ये आपका सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट कर रहा है डेटाबेस को कि मुझे कंटेंट दिखाओ। इसने रिक्वेस्ट किया डीबीएमएस को, इसने चेक किया कि आप अलाउ है या नहीं है, अलाउ है तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करके यहाँ से डेटा ला करके आपको दे देगा।
मैंने रिक्वेस्ट किया, अगेन रिक्वेस्ट गई होगी, रिक्वेस्ट तो मना करेगा नहीं, लेकिन इसने चेक किया मैं अलाउ ही नहीं हूँ, अलाउ नहीं हो तो मुझे यहाँ से डेटा ला करके नहीं देगा। हो सकता है कुछ और मैसेज दे दे, बेसिक इफ एल्स, राइट। इफ यूजर इज अलाउड then particularly he or she can watch particular web series or all the premium content, और नहीं अलाउड है then need to sign in or need to buy premium something else, आप ऐसा लिख सकते हैं। एक डायग्राम क्लियर हो रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से वर्क करता है मेरा। रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज डेटाबेस आपके रिलेटेड होते हैं बेस्ड ऑन टेबल्स, एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम, उन कॉमन कॉलम को नाम दे दिया गया प्राइमरी की कॉलम्स, राइट। रिलेशनल डेटाबेस सेम वही सॉफ्टवेयर है, मेरा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं डेटाबेस बना सकता हूँ, डेटाबेस डिलीट कर सकता हूँ, डेटाबेस अपडेट कर सकता हूँ, डेटाबेस ड्रॉप कर सकता हूँ, डेटाबेस का डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो मेरे को मन कर रहा है मैं वो कर सकता हूँ, जैसे हमने फाइल हैंडलिंग किया था ना, सेम हम डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। जितने भी मार्केट में रिलेशनल डेटाबेस हैं उनको सीक्वल डेटाबेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम उसी एसक्यूएल लैंग्वेज पे ही आपके परफॉर्म करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेसेस है। परफेक्ट। दो तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, एक होते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस और एक होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल डेटा मींस जिसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा हो, मींस टेबल फॉर्म में, जो रो डेटा को, टेक्सचुअल डेटा को आपका स्टोर करे, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, टेक्सचुअल, जो भी एक्सेल फाइल में होता है। एक हो जाता है नो एसक्यूएल। नो का मतलब नॉट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी नहीं है, नो का मतलब है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड, मींस स्ट्रक्चर्ड भी कर सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकता है और फाइल्स भी स्टोर कर सकता है। आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, क्या खाली आपका थॉट वो आपके डेटाबेस में रखते हैं क्या? भाई आपने इमेजेस बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, पोस्ट जब आप करते हैं तो आप पर्टिकुलरली टैगलाइन भी लिखते हैं प्लस इमेज भी डालते हैं। इमेज जाएगा अलग जगह, कोड जाएगा अलग जगह, ये जाएगा सीक्वल में बिकॉज ये टेक्सचुअल है, ये जाएगा नो एसक्यूएल में बिकॉज ये आपका फाइल्स को भी स्टोर कर सकता है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस जो फाइल्स फॉर्मेट में काम करे। इसमें एग्जांपल आ जाता है मेरा मोंगोडीबी का, राइट, कैसेंड्रा का आ जाता है। अलग अलग मार्केट में टूल है, ये सब नाम है, और सीक्वल के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो अगर कोई कहता है मुझे नो एसक्यूएल आता है तो उसे नो एसक्यूएल से रिलेटेड सारे टूल्स इनडायरेक्टली आते होंगे। अगर कोई कहता है मुझे एसक्यूएल आता है तो उसे एसक्यूएल से रिलेटेड सारे टूल्स इनडायरेक्टली आते होंगे, डायरेक्टली नहीं पता है। भाई किसी को बाइक चलानी पल्सर आती है तो प्लेटिना चला लेगा ना, जब मौका पड़ेगा तो चला लेगा, राइट। तो डेटा जो रिलेशनल डेटाबेस में होता है मेरा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इस डेटाबेस को हम स्कीमा भी बोलते हैं। स्कीमा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक मेरा स्कीमा, स्कीमा मींस मेरा डिजाइन, स्कीमा मेरा वही होता है, राइट। स्कीमा को डिजाइन या हम एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं, एक मेरा ढांचा, एक मेरा स्ट्रक्चर कि ये डेटाबेस कैसा दिखेगा, इसके अंदर क्या क्या डेटाबेसेस मुझे रखने हैं, किस तरीके से डेटा मुझे स्टोर करना है। तो डेटाबेस अगर कोई वर्ड बोले, स्कीमा अगर कोई वर्ड बोले या क्रिएट ब्लूप्रिंट बोले तो समझ जाना तीनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, वो है डेटाबेस बनाने को, ठीक है। वही है रिलेशनल डेटाबेस, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, इसीलिए इन्हें रिलेशनल डेटाबेसेस हमारे बोले जाते हैं। अब आरडीबीएफ स्कीमास हमारे रिलेटेड होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज टेबल 1 2 3 4, ये सब आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड होंगे? कोई तार जा रही है क्या इनमें कनेक्ट करने के लिए? फिर कोई ऐसा कॉलम होगा जो यहाँ पर और यहाँ पर अवेलेबल होगा, और जरूरी नहीं है यहाँ जो कॉमन कॉलम अवेलेबल है वही सेम यहाँ अवेलेबल हो। भाई हो सकता है यहाँ कस्टमर आईडी कॉलम हो, कॉमन हो, यहाँ प्रोडक्ट आईडी मैच हो रहा हो, राइट। यहाँ पर सेल्स आईडी मैच हो रहा हो, कुछ भी मैच हो सकता है। अब बिकॉज ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इसके हेल्प से क्या मैं यहाँ का इंफॉर्मेशन पुल नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करेगा इसको, ये रिक्वेस्ट करेगा इसको, तो डेटा गया इस पे और इससे आ गया इस पे, यस या नो। इस तरीके से इनडायरेक्टली काम हो सकता है, इसलिए मेरा आरडीबीएमएस स्कीम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये रे वो मार्केट में पॉपुलर डेटाबेसेस जिसमें एसक्यूएल भी है प्लस नो एसक्यूएल भी है। ओरेकल एसक्यूएल लैंग्वेज, अगर कोई कहता है मुझे ओरेकल आता है तो इसका मतलब उसे 90% माइस्क्यूएल भी आता है। अगर कोई कह रहा है मुझे माइस्क्यूएल आता है, माइस्क्यूएल सीखेंगे, तो इसका मतलब 80-70% ओरेकल पे भी वो काम कर सकता है। बस उसे सीखने हैं ओरेकल में किस तरीके से लिखा जाता है कोड, कुछ अलग तरीके से होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से ये जो माइस्क्यूएल है, ये सारे क्या है? टूल के नाम, मतलब इनके थ्रू आप डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, सब कुछ ये सब अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एसक्यूएल सर्वर,
MySQL ओपन सोर्स है, इसका कोई मालिक नहीं था, लेकिन अब इसका मालिक बन चुका है Oracle। अभी भी फ्री है, ओपन सोर्स है, लेकिन अब ये कंट्रोल आ चुका है Oracle के पास। तो Oracle के पास दो हो गए। PostgreSQL भी मेरा SQL का है, MongoDB मेरा नो SQL का हो जाता है, राइट। IBM DB2 भी मेरा SQL का है। सेम एज इट इज बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर Amazon की बात करें, Amazon क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, DynamoDB आ जाता है। कोई कंपनी SAP पे काम करती है तो SAP का HANA का डेटाबेस होता है, राइट। तो यानी ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं एक सेम लैंग्वेज से, उसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। परफेक्ट। तो हमारा फोकस होगा किस पे, MySQL पे, और बीच में एक आध माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी हम देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है। क्या प्रॉब्लम थे एक्सेल में जो हमें इस पे शिफ्ट होना पड़ा? डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मीन्स पर्टिकुलरली आपने बोला कि इसमें यही डेटा एंटर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यूजर अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं लगाते हैं या वैलिडेट का होता है उसमें एक्सेल में, आप अगर नहीं करते हैं तो पर्टिकुलरली कुछ भी डेटा एंटर हो जाएगा एक कॉलम के अंदर में, राइट। लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपने बोल दिया डेटा टाइप इज दिस, अगर डेटा टाइप डेट है तो डेट ही एंटर होगा, अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर ही एंटर होगा। जो हमने पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़े हैं ना, वो सेम डेटा टाइप्स मेरे, देखो वो सारे डेटा टाइप सब लैंग्वेज में कॉमन है। जरूरी नहीं है पाइथन पढ़ा है तो पाइथन का होगा, वो बाकी में भी कॉमन मिलेगा। तो 100 ना मिले 90% जरूर मिलेगा। एक्सेल में आपने कम से कम 40-50 वीलुकअप्स लगा दिए, भाई अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है, लगाने पड़ सकते हैं। पता लगा 41वें बार में वो फाइल ही ओपन नहीं हो रही है, फाइल ही क्रैश हो गई, हो जाता है। उस केस में क्या करेंगे? अगले दिन का वेट करेंगे भाई ओपन तो होना है उस फाइल को, राइट। नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर उस फाइल को इग्नोर करके स्क्रैच से बनाएंगे वापस से, बिकॉज इतना ज्यादा आप डेटा स्टोर कर लेंगे कि वो मैनिपुलेट ही नहीं हो सकता, तो क्या फायदा। सीक्वल का ऐसा नहीं है, इसका बजट है आपका पैसा। अब डेटा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पे काम करता है बैकएंड में, वो ऑल्दो वो भी करता है, लेकिन वो एक टूल है, ये डायरेक्ट लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज फास्ट वर्क करेगा कंपेरेटिवली टू टूल, ठीक है। एक्सेल में आपका अप टू 10 lakhs ऑफ रोज आपके फिक्स्ड है, अप टू 1 मिलियन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें 1 करोड़ डेटा रखना है रखिए, 10 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना आपका बजट है उतना रखिए। क्लियर है भाई? फेसबुक में अभी 6:27 पे करोड़ों लोगों ने लाइक्स कर दिए होंगे, वो इन्फॉर्मेशन तो स्टोर्ड है ना। आप जब फेसबुक में पोस्ट पे हिस्ट्री में जाते रहते हैं, आपका लास्ट डेटा भी दिखाएगा, इसका मतलब वो डेटा में स्टोर है ना। सोचिए डेली इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा जनरेट होना, उन्हें डेटा बेसिस तो चाहिए ना। तो जब बहुत सारे डेटा बेसिस एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है सर्वर्स। क्या बोला जाता है? सर्वर्स। और आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसा इमेजेस, राइट, काफी पॉपुलर इमेजेस हैं ये सब, इन्हें सर्वर रूम्स बोला जाता है, ठीक है। आपके कंपनी में भी होगा, यहाँ इन जनरली अलाउ नहीं होते हैं बाकी बंदे। इसमें बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, और ये कुछ नहीं है, ये सब सीपीयूज हैं, ठीक है। अगर मैं इसे हटा दूं, ये क्या है? डिस्प्ले। तो कंप्यूटर तो मेरा ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट तो जस्ट डिस्प्ले है। अगर इस पार्ट को मैं ब्रेक कर दूं और इस पोर्शन से मैं यहाँ कनेक्ट कर लूं, तो मेरा ये लैपटॉप बन गया ना, यस या नो? क्योंकि इसका तो काम जस्ट डिस्प्ले करना है, इसका काम भी जस्ट डिस्प्ले करना है। सीपीयू एक्चुअली ये है मेरा, तो सेम एज इट इज ये सीपीयू है। जरूरी नहीं है कि सीपीयू होने का मतलब आपका कंप्यूटर होने का मतलब मॉनिटर दिखना ही चाहिए, नहीं। आपका प्रोसेस का काम है, ये सर्वर्स हैं आपके, सर्वर्स जो डेटा को सर्व कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, और एक नहीं होते हैं, मल्टीपल होते हैं, क्योंकि बैकअप भी रखना होता है। कोई आतंकवादी आया, आग लगा के चले गया, फिर डेटा तो गया। क्रैश हो गया था या कुछ हो गया था, इंसिडेंस हो गया था कुछ? हाँ। और जब सर्वर इन जनरली, जब कंपनी प्राइवेट होती है और उनके पास आईटी की बड़ी टीम नहीं होती है और सर्वर क्रैश होता है, एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ता खाली बैठना पड़ता है बंदों को। 1 महीना खाली बैठना पड़ता है, काम नहीं कर सकते ना। नया डेटा इनपुट करोगे भाई, कहाँ स्टोर होगा? पुराने डेटा पे वर्क कर रहा है, कहाँ से लाएं? और मेन सबसे बड़ा सेंसिटिविटी होता है कि डेटा लॉस ना हो जाए मेरा, वो जो सर्वर में था। डेटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये सर्वर रूम्स में जनरली बाकियों को अलाउ नहीं किया जाता है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। आप जाके बोलेंगे मुझे डेटा का एक्सेस दे दो, बोलने पे नहीं मिलेगा। हाँ, कोई होगा जो एडमिन को अथॉरिटी होती है, बिकॉज भाई अब कंपनी का सीईओ हर चीज थोड़ा ना देखेगा, या कंपनी का फाउंडर थोड़ा ना देखेगा। उसने तो एक हायरार्की बना रखी है ना, पैसा किस लिए दे रहा है? इसी के लिए दे रहा है। अब उसी में किसी का माइंड चेंज हो गया,
तो वो तो टेम्पर कर सकता है कि नहीं है? अब साइंटिस्ट ही अगर चाहे कि मैं रॉकेट देश पे ही चलवा दूं तो वो अलग बात है, वो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम सर्वर रूम्स बोलते हैं। मेरा लैपटॉप अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मैं अपने सीपीयूज को अपग्रेड करूंगा, राइट। तो अगर मुझे कंपनी का डेटा, जैसे मेरी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है, तो एक मैं छोटा सा सर्वर रूम बना लूंगा। सर्वर रूम कुछ नहीं, एक तो हार्ड डिस्क जो डेटा स्टोर कर रहा है, दूसरा एक सीपीयू जो इन जनरली नॉर्मल सीपीयू से फास्ट है, जो हार्ड डिस्क के डेटा को पुल करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ऐसे नॉर्मली क्लिक करके नहीं आता वो डेटा, क्वेरी के थ्रू आता है, ठीक है। तो वो अलग लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं, अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो बड़े बड़े कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स कंपनीज हैं आपके जिनका फेमस सर्वर्स है, जैसे कि गूगल का सर्वर रूम। आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये सब फेमस सर्वर्स हैं। सारा इंफॉर्मेशन आपका हो सकता है यहीं कहीं स्टोर हो, पता नहीं है। जो डेटाबेस इंजीनियर होता है उसे भी नहीं पता होता कि ओके ये वाला जो आपका रो है ना, इधर नोएडा के सारे बंदों का डेटा है, नहीं, ये इनक्रिप्टेड होता है, किसी को नहीं पता होता। निकालना चाहेंगे तो सब निकल सकता है, लेकिन पता किसी को नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर है। और यही नहीं, इनको रखने के लिए तो जमीन चाहिए, जमीन बाय करनी पड़ती है, बहुत कॉस्ट होता है। तो आजकल इन्हें समुद्र में भी रख दिया जाता है, समुद्र के नीचे भी सर्वर्स बना दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारे, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, देखो, ठीक है। ये आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, सबमरीन्स, पनडुब्बी, राइट। और ये बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है इन्हें, राइट। इन्हीं सर्वर्स का जब ये ज्यादा बड़े अमाउंट में हो जाते हैं, इनका एक नाम दे दिया जाता है जिन्हें डेटा सेंटर्स बोल दिया जाता है, बिकॉज सारा डेटा इसी सेंटर के पास है, तो ये डेटा सेंटर्स हैं। और ये कॉपी होते हैं, मतलब बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, ठीक है। तो कंपनी का बहुत खर्चा होता है। देखिए, डेटा सेंटर सबमर्ज्ड इन ओशियंस, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का रखा हुआ उधर सेफ। कल को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो जाएंगे, डेटा का बैकअप लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये सारे रिसर्चेस चलते रहते हैं आपके, ये सब रिसर्च होता रहता है। लेकिन इनडायरेक्टली आपको तो पता है कि डेटा यहाँ स्टोर करना है, तो इसलिए अनलिमिटेड वॉल्यूम ऑफ डेटा है, लिमिट नहीं है। अगर दुनिया में यहाँ जगह खत्म हो जाएगी तो चांद पे जाकर के भेजेंगे लेकिन भेजेंगे जरूर, और होता ही है, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी, बेटर मल्टी यूजर एक्सपीरियंस, ये तो मैंने पहले ही बताया कि अगर इस डेटा को आप एक्सेस करना चाहो तो अभी नहीं कर सकते। एक्सेल में भी आपको फाइल जब तक मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मुझे आपका बस एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है और आपको एक्सेस दे देना है, और उस एक्सेस में भी कंट्रोल लगा होगा कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। एक्सेल में ये सारे कंस्ट्रेंट लगाना चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी मींस डुप्लीकेटेड डेटा आ रहा है, एनोमलीज आ रहे हैं, नल वैल्यूज ज्यादा फिल हो रहे हैं, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल की जा सकती है। वैसे अलाउ भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। सेम डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को वन गो में एलिमिनेट करना। अगर आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया सीक्वल में कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन एंटर ही नहीं हो सकता, तो यहाँ एंटर नहीं होगा। वहां तो एंटर होने के बाद वैलिडेशन करते हैं कि भाई ऑरेंज कलर का आ जाएगा, चेक करो, ये मेरा वैलिडेशन में डुप्लीकेट पाया गया। यहाँ एंटर ही नहीं करेगा तो बच गया ना, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस थे जिनका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। डेटा इंटीग्रिटी, बिकॉज हम एक कॉलम में एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है हमारी। एक डेटा दूसरे टेबल से रिलेटेड है तो मल्टीपल वीलुकअप एचलुकअप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक टेबल का ज्वाइन दूसरे में क्रिएट करो, एक क्या क्या हजारों का ज्वाइन क्रिएट करो, बस क्वेरी लिखनी आनी चाहिए। सारा खेल इसमें क्वेरी का चलता है फिर, ठीक है। और आप कितने भी डेटा और टेबल को ज्वाइन करवा सकते हैं। जैसे आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखा होगा, राइट। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक कंट्री ने नहीं बनाया, उनमें मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मतलब अलग अलग कंट्री का अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन काम तो एक ही कर रहा है ना, एक सिंगल हैंडेडली ऑपरेट हो रहा है। तो सेम एज इट इज जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सिंगल हैंडेडली ऑपरेट होके आएगा, लेकिन बैकएंड में हो सकता है हजारों टेबल ज्वाइन हो रखे हो, ठीक है। 1 मिलियन तक का डेटा का इसका लिमिट है सीक्वल का, या किसी भी डेटाबेसेस का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है आपके बजट का। डेटाबेसेस में आप 10 मिलियन, 50 मिलियन या जितना आपका बजट है उतना आप स्टोर कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है, वहां डेटाबेस कैसा दिखता है ना, उसी का डिफरेंस यहाँ दिखा रखा है। ये मेरा एक्सेल का या गूगल का स्प्रेडशीट, राइट। ये आपका PostgreSQL या फिर ये MySQL का है, आपका एप्पल का यूज हो रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूआई अलग हो जाता है मैक का।
ये आपका MySQL का कुछ दिख रहा तो है नहीं, बस एक UI का अंदाजा लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का है, राइट। यहाँ पर ये क्या लिखा होगा, बस ये अंदाजा लगाइए कि ये क्वेरीज लिखे होंगे, कुछ कोड्स लिखे होंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में क्या होगा मेरा, अंदाजा से बहुत काम होता है, क्या होगा लेफ्ट साइड में, डेटाबेसेस होंगे। उस डेटाबेसेस के अंदर क्या होंगे, मेरे टेबल्स रखे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेरी लिखूंगा, इधर का लेफ्ट साइड का डेटा का टेबल अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो मुझे फेच करना है। सेम एज इट इज है मेरा एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, राइट। इसमें भी क्या लिखेंगे हम, कुछ क्वेरी जैसा लिखेंगे, दिख नहीं रहा है, जानबूझ के ऐसा रखा है कि क्वेरी पे दिमाग ना जाए अभी वरना पूछे अच्छा सर ये क्या लिखा, नहीं अभी हमारा पर्पस वो क्वेरी नहीं है, एक डिजाइन को हमें देखना है, राइट। कि कुछ यहाँ क्वेरी लिखा होगा, लेफ्ट साइड में डेटा होगा, कुछ कोड रन करेंगे, इस कोड का रिजल्ट कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से डिजाइन हमारा ये दे रखा है, परफेक्ट। मार्केट में हमारे पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, 8-10 के नाम पता होने चाहिए, MongoDB, Oracle, SQL सर्वर, या आपका पोस्टग्री, IBM DB2, Amazon का DynamoDB, Azure का, Redis का, SAP का, HANA का, 3-4 याद रख लेना, ठीक है। क्यों इंपोर्ट करना चाहिए भाई, बिकॉज अलग अलग सेपरेट फाइल्स बनाने से मेरा पर्टिकुलरली वो वर्कलोड मैनेज नहीं हो पाएगा जो मैं एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बना करके ऑपरेट कर सकता हूं, ठीक है। कैसे इंपोर्ट करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर यहाँ MySQL का मैंने बता रखा है, ठीक है। आप यहाँ गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे MySQL। अब हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, अब हम टूल डाउनलोड कर रहे हैं। SQL एक लैंग्वेज है जो हम लिखेंगे, इस MySQL के अंदर कोड लिखेंगे, SQL के कोड्स, लेकिन MySQL एक टूल है, ठीक है। एक DBMS सॉफ्टवेयर है, एक DBMS सिस्टम है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने लिख दिया MySQL डाउनलोड, जैसे हमने जुपिटर नोटबुक डाउनलोड किया था ना, वैसे ही ये MySQL है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा MySQL इंस्टॉलर, इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, विंडोज है तो विंडोज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, मैकओएस है तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इन जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि विंडोज पे ही काम करना, बिकॉज चैलेंजेस आ जाते हैं बहुत ज्यादा आगे जाकर के, वर्जन को नहीं छेड़ना। यहाँ पर डायरेक्टली जो छोटा वाला फाइल है या बड़ा वाला कोई भी एक डाउनलोड कर लो, प्रोसीजर उतना ही चलना है, एक फाइल डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको बोलेगा लॉगिन एंड साइन अप, जो कि नहीं करना, ओपन सोर्स है तो क्यों करें भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोलना है नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। यहाँ पर मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है, एग्जीक्यूट करना है, क्लियर है, यस या नो। तो वापस इस फाइल पे आ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से मेरा डाउनलोड में मिलेगा मुझे, यस या नो, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये वर्जन काफी पुराना है, इग्नोर करना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, इस फुल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस फुल पे क्लिक करके मुझे नेक्स्ट 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 करना है। देन उसके बाद कुछ इस तरीके का आ जाएगा, नेक्स्ट जैसे करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ बैक, कैंसिल और एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, आपको किस पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूट पे। ये सारे इंडिविजुअल फाइल्स हैं जो डाउनलोड होंगे MySQL के अंदर में, और इनको टाइम लगता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, तो कुछ इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएंगे एक एक करके, राइट। इसमें एक आध में भी एरर आ जाता है, ध्यान रखना, ये वन गो में स्मूथली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ये ट्यूशन, ये यहाँ पर क्लास में बैठ के कर लेना। अदरवाइज ये एक बार अगर गलत डाउनलोड हो गया तो अनस्टॉल करने में इश्यूज हैं, अनस्टॉल करके इंस्टॉल करने में इश्यूज हैं, और इश्यूज ही इश्यूज हैं फिर, ठीक है। नहीं, गलत करना ही नहीं है ना, अगर गलत इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉलेशन के बाद फिर इश्यूज आते हैं, कुछ फाइल्स मिस हो जाती है, कुछ डुप्लीकेट फाइल्स हो जाते हैं, तो MySQL रन नहीं कर पाता प्रॉपर जैसा हमें चलाना होता है। इसलिए ये वन गो में इंस्टॉल हो जाना चाहिए, अभी नहीं होगा आप सबके पास, इसलिए प्रॉपर जैसे बता रहे हो वैसे। देन ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से बोलेगा ये एग्जीक्यूट का, वो अलग है ये अलग है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गए, फिर ये आपके कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर ना बीच का एक प्रोसेस था जो स्किप हो गया था, इसमें आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड 1 2 3 4 बस इतना ही रखना है, ठीक है, अंदाजा और कुछ नहीं लगाना। फिर नेक्स्ट करोगे, उसमें चेक करने का ऑप्शन आएगा, फिर उसके थ्रू नेक्स्ट करते जाओगे, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउट लग रहा है इस प्रोसेस में तो दिखा देना, यहीं पर एक इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। और जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये टूल ओपन हो जाता है।
एसक्यूएल के कोड राइट करने के लिए मुझे टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एसक्यूएल के कोड राइट करने के लिए मुझे सर्वर की रिक्वायरमेंट है, जहां पर मैं डेटाबेस बना सकूं और डेटाबेस को मुझे सर्व कर सके। और उसके लिए मुझे ये टूल MySQL वर्कबेंच की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके थ्रू ना थोड़ा इजी हो जाता है, क्लिक कर सकते हैं, डेटाबेस को देख सकते हैं, ओके मेरे पास ये सारे डेटाबेसेस हैं, टेबल के रिजल्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज ब्लैक स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा, ब्लैक स्क्रीन पे जनरली काम होता है कंपनी में, ठीक है। तो जब ये MySQL वर्कबेंच को आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप जब ये प्रॉपर सारा सेटअप हो जाएगा, आप यहाँ लिखोगे वर्कबेंच, ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐप लिखा होना चाहिए, अगर exe लिखा है मतलब फिर से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक गलत प्रोसीजर है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट होने पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक GUI एप्लीकेशन है, देखिए वैसे दिख रहा है ना, GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब मैं क्लिक करके माउस के थ्रू काम कर सकता हूँ इस पे। यहाँ पर लिखा होता है लोकल इंस्टेंस, मतलब इसने मेरे लैपटॉप को ही सर्वर बना लिया है। अभी मेरे पे कोई अलग से सर्वर नहीं है, मेरे लैपटॉप को सर्वर बना लिया है। और बिकॉज इस मेरे लैपटॉप को सर्वर बना लिया तो एक मुझे इसने यूजर दे दिया नाम, क्या नाम दे दिया मेरे यूजर का, रूट। और एक सर्वर जब डेटा सर्व करता है तो उसे एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है कि मुझे किस आईपी एड्रेस पे डेटा सर्व करना है। इसने एक टेम्पररी आईपी एड्रेस ले लिया जिसका नाम दे दिया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब सिस्टम पे ही होस्ट कर दो, और उस पोर्ट का क्या नाम रख दो, 3306। ये बाय डिफॉल्ट सबको कॉमन मिलेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपने जो 1234 पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, राइट। फिल करते के साथ ये ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये तो मेरे क्लासेस चलते हैं तो बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है, इग्नोर करना। अभी तक मैंने कोई भी फाइल डिलीट नहीं किया है इसमें से। कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसा बना दिखेगा, ऐसा कुछ इस तरीके से आपको विंडो दिखेगा। परफेक्ट। आपको सबसे पहले यहाँ ब्लू वाले पे क्लिक कर लेना है सो दैट मेरे पास एक कंप्लीट विंडो की मैं देख सकूं, ठीक है। ये एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है अदरवाइज। परफेक्ट। ये जो मेरा विंडो है, इस विंडो का नाम है क्वेरी एडिटर। यहाँ पर मैं सीक्वल के कोड राइट कर सकता हूँ। कंट्रोल टी से मैं नया टैब ओपन कर सकता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू से मैं टैब को क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन एक बार टैब आपने क्रॉस कर दिया तो वो वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए कंट्रोल डब्ल्यू सोच समझ के यूज करना है। कंट्रोल टी कितना भी यूज करो, नहीं बनेगा, राइट। यहाँ पर नॉर्मल माउस पैड का यूज करके आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्या लिखना होता है, मुझे सीक्वल के अपने कोड्स लिखने होते हैं। यहाँ पर मेरे क्या चलते हैं, सीक्वल के कोड्स चलते हैं। अगर मैं सीक्वल कोड बोलूं या मैं MySQL कोड बोलूं, दोनों का मतलब एक ही समझना, ठीक है। जैसे पाइथन में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट करना था अपने कोड को, यहाँ पर भी वही कहानी है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कोड को कमेंट करना। अभी ये कोड था ही नहीं तो मैंने हटा दिया उस पोर्शन को। लेफ्ट साइड में यहाँ वर्ड लिखा हुआ स्कीमास, और अभी मैंने बताया स्कीमास रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस को, ब्लूप्रिंट यानी डेटाबेस को। ये इतने सारे डेटाबेस आपको शो नहीं होंगे, ये डिफरेंट क्लासेस में मैं बनाना बताता हूँ डेटाबेस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मुझे नाम शो हो रहा है। आपके पास 3 डेटाबेस आएगा बाय डिफॉल्ट। एक डेटाबेस का नाम होगा वर्ल्ड, दूसरे का नाम होगा आपका सिस, और तीसरे का नाम होगा आपका सकीला। ये 3 डेटाबेस बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है। कौन? MySQL प्रोवाइड करता है। परफेक्ट, यस या नो। यहां पर आप आते के साथ पहला क्वेरी लिखेंगे शो डेटाबेसेस। क्या लिखेंगे? शो डेटाबेसेस। और SQL एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव मींस अगर मैं कैपिटल में लिखूं, स्मॉल में लिखूं या मिक्स्ड लिखूं, तीनों का मतलब एक ही है। हाँ, केस सेंसिटिव का मतलब अलग, केस इनसेंसिटिव का मतलब हाँ, केस सेंसिटिव का मतलब अलग मीनिंग निकलती है, केस इनसेंसिटिव का मतलब इनसेंसिटिव है, फर्क नहीं पड़ता उसे, कुछ भी लिखो मतलब एक निकलेगा। अगर मैं शो डेटाबेसेस ऐसे लिखूं या मैं शो डेटाबेसेस ऐसे लिखूं या मैं SHOWDATABASES ऐसे लिखूं, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इन जनरली जो SQL के मेरे क्वेरीज होते हैं उन्हें मैं कैप्स में लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? शो डेटाबेसेस। परफेक्ट। जब आपने ये SQL का बस हो गया, ये क्वेरी लिख दिया आपने, ऐसे ही लिखते हैं इसमें क्वेरी, राइट। बहुत इजी क्वेरी चलते हैं इसमें, ये वैसा पाइथन जैसा कोड नहीं है, इसमें इजी कोड्स होते हैं काफी। जब आप क्वेरी लिखते हैं तो आपको इस स्टेटमेंट को क्लोज करना होता है। यहाँ पर SQL में आपको क्लोज करना होता है कि ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप एक सेमीकोलन लगाते हैं, कॉलन नहीं सेमीकोलन। और इस क्वेरी को सिलेक्ट करके यहाँ पर रन का ऑप्शन आता है, ये वाला। रन करने का मतलब है इस क्वेरी को वो रन करेगा और जितने डेटाबेसेस थे
एक उसका देखो टेबल बना करके आपको रिटर्न कर देगा। आपको ये सारे नहीं करेगा, आपको बस ये 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको 3 डेटाबेस मिलते हैं। ये 3 भी तब दिखेंगे जब तरीके से डाउनलोड किया है, अगर गलत तरीके से कर लिया तो ये 3 भी नहीं दिखेंगे। परफेक्ट। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। यहाँ पर देखिए APPLE नाम से, एप्पल नाम से एक डेटाबेस आ रहा है, जैसे नो। परफेक्ट। हम एक अपना अपना डेटाबेस बनाना सीखते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं लिखता हूं क्रिएट डेटाबेस। बहुत बढ़िया। आपको कैसे पता डेटाबेस आएगा? डेटाबेस बना रहे हो तो डेटाबेस ही आएगा ना, अंदाजा। क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम, जो नाम आपको देना है। क्योंकि एप्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप कैपिटल एप्पल लिखो या स्मॉल एप्पल लिखो या मिक्स्ड एप्पल लिखो, एप्पल एप्पल है, मतलब वो बन चुका है। क्योंकि केस इनसेंसिटिव है, तीनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं पहले से बने हुए डेटाबेस को दोबारा बनाता हूँ, ये यहाँ पर मान लेते हैं 2 सेक्टर 15 का लोकेशन खोल देते हैं, ओला में डालते हैं सेक्टर 15, तो वो तो कंफ्यूज रहेगा ना हमेशा। आप दोस्त को बोलोगे सेक्टर 15 पहुंचो, यहाँ तो 2 सेक्टर 15 है। लॉजिकली स्टेटमेंट है कुछ, ये गलत है। ऐसी डेटाबेस एप्पल एक है और दूसरा भी एप्पल ही है, तो किसको ढूंढेगा ये? इसलिए ये बनाने ही देगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो ये मुझे जैसे ही रन करेंगे, रन करने का पाइथन में शॉर्टकट था शिफ्ट एंटर, यहाँ पर शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। क्या है? कंट्रोल एंटर। अगर सब कुछ सही था तो ग्रीन आता है, अगर गलत था तो रेड आता है। और रेड में आपको बता देगा, यहाँ पर लिखा है कि आपने क्वेरी क्या लिखा था, और ये बता देगा एरर क्यों है। क्या एरर बता रहा है? कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस एप्पल बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। भाई अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये मैं नहीं बना सकता। चलिए फटाक से अपना कोई दूसरा बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और इस एप्पल की स्पेलिंग में थोड़ी सी बदल देता हूँ, ठीक है? या फिर एक काम कर देते, आम नाम से बनाते हैं। मैं ए इसलिए यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि ऊपर मैं टॉप में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अमन नाम से है क्या डेटाबेस मेरा? एप्पल और डी अमन आ रहा है क्या यहाँ पर कहीं? कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है अमन नहीं आ रहा है इधर, ठीक है? रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा नहीं आ रहा है अमन। तो मैं बोल रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस किस नाम से बनाओ? अमन नाम से। स्टेटमेंट को क्या करो? क्लोज करो, कंट्रोल एंटर करो। ग्रीन आ गया, इसका मतलब ये बन गया होगा। और बन गया होगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा नहीं, यहाँ पर ये रिफ्रेश का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो अमन भाई साहब यहाँ पर टॉप पर है, मतलब डेटाबेस आपने बना लिया। आज रखते हैं यहीं तक, कल इस डेटाबेस में टेबल बनाना और टेबल को मैनिपुलेट करना सीखेंगे, ठीक है? चलिए इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और कल थोड़ा सा डेटाबेस पे वर्क करेंगे। आज एक बेसिक था इंट्रो।